सो अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर. ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल कटिंग इन मेटल कटिंग, राइट. हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल कटिंग. इनफैक्ट जो जितने भी हम एनालिसिस करेंगे वो सब क्या है, वैलिड फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए वैलिड है. गॉट इट? ओके. नाउ इससे आगे हम लोग देखते हैं. देखिए, लेट अस सी ओवर हियर. अगेन आई एम ड्राइंग द डायग्राम ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, राइट. नाउ लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट्स. ये मैंने डायग्राम बनाया. अगेन वही सेम डायग्राम है ऊपर की तरह ही. ठीक है, ओके. तो दिस इज व्हाट टूल. अगेन ये टूल है, ये वर्क पीस है और ये चिप निकल रहा है, राइट. चिप इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट. बेसिकली चिप माय डियर जिस फेस के ऊपर जाते हैं, देखिए टूल का जो, ये हम टूल के सामने से देख रहे हैं. ओके, टूल जो है हम सामने से देखा. अगर मैं इसका 3 डायमेंशन व्यू बनाऊं ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा. देखो, टूल जो है, टूल का अपना एक वो होगा, कटिंग एज होगा, राइट. ठीक है ना. तो ये 3 डायमेंशनल मैंने टूल बनाए. इसको अगर इस व्यू में देखें तो ऐसे दिखाई देगा. ठीक है. सो दिस इज द व्हाट, कटिंग एज. अगेन कटिंग एज जो है इट इज परपेंडिकुलर टू योर कटिंग वेलोसिटी वेक्टर. ये तो चलिए मैंने थोड़ा ऑब्लिक व्यू में दिखाया है. अगर इसको आप जस्ट टॉप पे देखेंगे तो जो आपका कटिंग टूल का जो एज है ना वो अंदर जा रहा है, राइट. और दैट इज परपेंडिकुलर टू अगेन योर कटिंग वेलोसिटी वेक्टर. सो देयरफॉर ये ऑर्थोगोनल कटिंग है. और ये टूल का 3 डायमेंशनल व्यू है. दिस इज द कटिंग एज. नाउ ये जो फेस है ना माय डियर, ये जो ऊपर का फेस है, जो ऊपर का जो फेस है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ रेक फेस. ये रेक फेस वो फेस होता है जिसके ऊपर आपका जो चिप है वो रब कर रहा होता है. जब चिप जा रहा होता है टूल के ऊपर, सो ओवर विच फेस इट रब्स, बेसिकली गोइंग बाय रबिंग ओवर विच फेस, रेक फेस. इसको हम लोग रेक फेस बोलते हैं. और एंगल मेड बाय दिस रेक फेस थ्रू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट द रेक एंगल. इसी को हम लोग अल्फा रेक एंगल बोलते हैं. इसी को हम रेक एंगल बोलते हैं. ये टूल का लिप एंगल है, नोज एंगल है. ये जो एंगल है ये क्लियरेंस एंगल है. ये सब बता रखा है आपको, राइट. नाउ व्हाट डू यू थिंक माय डियर स्टूडेंट्स कि देखिए यहां पर टीसी क्या है. टीसी इज द व्हाट, थिकनेस ऑफ द चिप. टीसी क्या है यहाँ पर, चिप थिकनेस. टीसी क्या है, जो चिप निकल रही है उसकी थिकनेस है. बेसिकली मैं कहूं तो हर चिप की अपनी थिकनेस होती है. देयर आर सेवरल चिप्स बीइंग फॉर्म्ड, तो हर चिप की अपनी एवरेज थिकनेस होती है. तो देयरफॉर इट इज द एवरेज चिप थिकनेस. गॉट द पॉइंट? ठीक है. नाउ ये है अपना डेप्थ ऑफ कट. जो टी है दैट इज द डेप्थ ऑफ कट, या फिर इसको आप डी भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट. डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, देखिए अप टू डेप्थ ऑफ अप टू विच द टूल हैज बीन पेनिट्रेटेड सो एज टू व्हाट, रिमूव द मटेरियल. टूल कितना पेनिट्रेट हुआ वर्कपीस के अंदर, देखिए इतना अमाउंट पेनिट्रेट हुआ ना. सो द वर्टिकल डिस्टेंस अप टू विच द टूल इज बीन पेनिट्रेटेड, वो डेप्थ क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट. गॉट द पॉइंट? नाउ व्हाट डू यू थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, which will be greater, T or TC? That is, depth of cut will be greater or what, to chip thickness will be greater? Of course, my dear students, ध्यान रखिएगा हमेशा chip thickness बड़ी आएगी depth of cut से. For the very obvious reason, क्यों? क्योंकि because of the what, plastic deformation, as I told you. Because of the plastic deformation, there is a creation of what, plastic strain being developed. Plastic strain develop हुआ. strain मतलब क्या होता है, change in dimension. And because of the change in dimension, the basically the chip has been what, increased in the its thickness एज कंपेयर टू वॉट, द डेप्थ ऑफ कट. तो इसलिए टीसी हमेशा टी से बड़ा होता है. ठीक है. और माय डियर जो हम रेशियो आगे देखेंगे, टी अपॉन टीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, चिप थिकनेस रेशियो. चिप थिकनेस रेशियो हम लोग आगे देखेंगे इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस. ओके, तो उसमें टी अपॉन टीसी को हम लोग चिप थिकनेस रेशियो बोलते थे, जो कि लेस देन 1 आता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट? ओके. तो क्या दुनिया में जितनी भी कटिंग हो रही है सब ऑर्थोगोनल है क्या? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही लिमिटेड कटिंग जो है ऑर्थोगोनल हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे बिल्कुल स्ट्रेट नाइफ लीजिए, नाइफ को लेकर के एंड सपोज आप कुछ भी वेजिटेबल काट रहे हैं, स्ट्रेट वेजिटेबल, उसको आप ऐसे काटिए. ऑफ कोर्स दिस इज एन ऑर्थोगोनल कटिंग, क्योंकि आपका कटिंग वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है और आपका कटिंग एज इस तरफ है. सो दिस वे इफ यू आर कटिंग एनी वेजिटेबल विद द हेल्प ऑफ नाइफ, वो है ऑर्थोगोनल कटिंग. बट अगर मैं बात करूं टर्निंग की, जैसे टर्निंग आप लोगों ने करी होगी, ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, राइट. जो माउंट किया जाता है वो चक पे माउंट किया जाता है, याद है? चक होता है ना, चक बोलते हैं ना जिसको, जिस पे आप माउंट करते हैं वर्कपीस को, राइट. और यहां पर आप रखते हैं क्या, कटिंग टूल. ठीक है, कटिंग टूल को जिस फॉर्म का होता है, ठीक है, यहां पर आप कटिंग टूल लेके आते हैं. गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये 3 डायमेंशनल में होता है इस तरीके से.
ठीक है, सपोज दिस अ कटिंग टूल एंड दिस इज व्हाट वर्क पीस। वर्क पीस घूमता है यहाँ पे, राइट, और कटिंग टूल अपना जो है ट्रेवर्स करता है इधर लीनियरली, राइट। और देखिए कटिंग टूल के दो मोशन होते हैं यहाँ पर, जब आपने टर्निंग करोगे तो आपको पता होगा, जब आप टर्निंग करते हैं तो उसके दो मोशन होते हैं। एक तो आप क्या करते हैं अंदर, इसके अंदर मतलब पेनिट्रेट करते हैं कटिंग टूल को, तो ये पेनिट्रेशन कुछ नहीं है, आप दे रहे होते हैं क्या, डेप्थ ऑफ कट। तो जब आपने पेनिट्रेशन दिया टूल के अंदर रेडियली, तो वो क्या, डेप्थ ऑफ कट। सो दिस इज व्हाट रेडियल फीड, राइट, गॉट इट। और माय स्टूडेंट्स आप एक फीड और देते हैं, दैट इज अलोंग द लेंथ, अलोंग दिस लेंथ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्सियल फीड। तो टर्निंग में आप यही करते हैं ना, जैसे एक बार तो शुरू में जब आप टर्निंग परफॉर्म करते थ्रू आउट द लेंथ, आप एक इनिशियल डेप्थ ऑफ कट देते थे, वही थ्रू आउट डेप्थ ऑफ कट चलता रहता है ना। सो देयरफॉर यू गिव वन व्हाट एक्सियल फीड, दैट इज योर रेडियल फीड जिस द डेप्थ ऑफ कट, एंड सेकंड इज द व्हाट एक्सियल फीड अलोंग द लेंथ। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो ये टर्निंग हो रही है ये भी ऑर्थोगोनल है? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कटिंग व्हाट यू आर डूइंग ना, दैट इज ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब अदर देन ऑर्थोगोनल, दैट्स इट। जिसमें जो कटिंग वेलोसिटी वेक्टर है और जो आपका जो कटिंग एज है दैट इज अदर देन 90 डिग्री, तो वो कैसी कटिंग कहलाती है, ऑब्लिक कटिंग। और माय डियर जितने भी आप लोग कटिंग करें ना, दैट इज मतलब मोस्ट ऑफ द कटिंग व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट ऑब्लिक कटिंग, दैट्स इट। और जो टर्निंग परफॉर्म कर रहे हैं ये भी क्या है, ऑब्लिक ही है। ऑब्लिक क्यों है, क्योंकि सिंपल है कि जो कटिंग वेलोसिटी, देखिए आप इसमें कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द कटिंग वेलोसिटी डायरेक्शन। देखिए कटिंग टूल ऐसे है, राइट, और जो वर्कपीस है, इस बार वर्कपीस मूव कर रहा है ऐसे, राइट। सो वर्कपीस इसे रोटेट कर रहा है, so therefore what will be the cutting speed over here, cutting velocity will be the nothing but the peripheral velocity, so that will be what in this direction। टूल यहां पर है ना और वर्कपीस इधर है, so therefore the tangential velocity will go into this direction, right, will be in this direction, and that will be what, pi d n by 60, that will be what, cutting velocity। this time turning के केस में होती है cutting velocity, that is pi d n by 60। got the point। तो cutting velocity का वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब वो इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो क्या परपेंडिकुलर होता है, नहीं होता, परपेंडिकुलर नहीं होता जो उसका कटिंग एज होते हैं, ओके। तो उसका जो कटिंग एज होता है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑब्लिक, इट इज देयरफॉर ऑब्लिक कटिंग नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है, ओके। इसी को मैं देखिए इस व्यू में बना रहा हूं, इसी को मैं इस व्यू में बना रहा हूं, मतलब इधर से देख रहा हूं मैं, तो ऐसे दिखाई देगा मुझे वर्कपीस, राइट, और वर्कपीस ऐसे दिखाई देगा और मुझे मेरा टूल ऐसे दिखाई देगा कुछ, ठीक है, मेरा टूल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप एक चीज नोटिस करिए माय डियर, अब देखो जैसे मुझे इस केस में रेक एंगल वगैरह डिफाइन करना हो, कैसे करूंगा, देखो ये है मेरा अगेन कटिंग वेलोसिटी का वेक्टर, राइट, दिस इज व्हाट इज कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, ये दिस इज द व्हाट, ओके। बट माय डियर ध्यान रखिएगा जब भी हम टर्निंग कर रहे हैं ना, टर्निंग में जो है जो रेक एंगल डिफाइन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे डिफाइन होता है। This is the what, center of the workpiece, right, this is the what, center of the workpiece। let us join line between the center of the workpiece and the point of contact of the tool and the workpiece, तो ये, right। so now the angle, अब जो ये एंगल बना ये है अपना रेक फेस, राइट, ये रेक फेस है, और ये जो है अपना that is the radial vector, मतलब ये रेडियल कंपोनेंट है ना, रेडियल वेक्टर है, which is the line joining the center of the your workpiece to the what, contact point। तो ये जो एंगल फॉर्म हो माय डियर, इस केस में ये जो फॉर्म हुआ ये होता है रेक एंगल। ध्यान से सुनिएगा फिर से, रेक एंगल क्या होता है, जो रेडियल फेस है अपने, जो रेडियल लाइन है जॉइनिंग बिटवीन द व्हाट, सेंटर ऑफ द वर्कपीस एंड द व्हाट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द टूल एंड द वर्कपीस, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, और जो अपना रेक फेस है उसको ज्वाइन कर जो है, दैट इज व्हाट मेकिंग एन एंगल व्हाट, रेक एंगल, ये रेक एंगल होता है। और वहीं मैंने आपको बताया जो अपना मशीन्ड सरफेस होता है और जो टूल है उसके बीच का एंगल जो होता है दैट इज व्हाट, क्लियरेंस एंगल। तो यहां पर ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको एक, ये एंगल होता है क्या, क्लियरेंस एंगल, राइट। सो क्लियरेंस एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, क्लियरेंस एंगल डिफाइन करते हैं, देखिए इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे ना जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो रहा है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करिए, राइट। सो टेंजेंट और जो ये वाला टूल फेस है, ठीक है, क्लियरेंस फेस जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में जो एंगल है दैट इज द क्लियरेंस एंगल। तो टर्निंग के केस में ऐसे डिफाइन होता है दैट क्लियरेंस एंगल एंड द व्हाट, रेक एंगल। ये मैंने किस केस में डिफाइन किया था, ये मैंने डिफाइन किया था ऑर्थोगोनल कटिंग, बट ये टर्निंग नहीं था, ये ऑर्थोगोनल कटिंग था, फ्लैट ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। बट इस केस में मेरा जो वर्क पीस है ये घूम रहा है ना ऐसे, ठीक है, तो इस केस में ऐसे डिफाइन होगा। बात समझ आ गई आप लोगों को यहां तक,
गॉट द पॉइंट? ओके। और अगेन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा एंगल टूल का, यही होता है लिप एंगल, ठीक है, वो सब वही रहेगा, राइट? गेटिंग क्लियर? ओके। तो मैंने आपको बता दिया टी बराबर टी से बड़ा क्यों होता है, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑल दीज थिंग्स। ओके, चलिए नाउ यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस केस, इन दिस केस बेसिकली व्हाट डू यू थिंक? देखिए ये जो टी है ना, मैंने यहां पर बनाया था टी, देखिए टी, यही क्या था, डेप्थ ऑफ कट। इसी डेप्थ ऑफ कट को माय डियर हम लोग बोलते हैं अनकट चिप थिकनेस, क्योंकि वो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स जो कि अभी कट नहीं हुआ है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द अनकट चिप थिकनेस। सो देयरफॉर जो टी होता है बेसिकली, देखिए टी जो डिनोट किया जाता है ना सिंबल, टी जो है दैट इज फॉर अनकट चिप थिकनेस, बिकॉज अभी वो डिफॉर्म नहीं हुआ है, इट इज येट टू डिफॉर्म, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अनकट चिप थिकनेस। और वहीं टीसी क्या है, चिप थिकनेस। टीसी क्या होता है, सिंपल चिप थिकनेस। नाउ इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग टी विल बी व्हाट, डी। ध्यान रखिएगा जो अपनी अनकट चिप थिकनेस होती है वो सिंपली किसके बराबर हो जाती है, डेप्थ ऑफ कट के। ये देखिए, ये देखिए यही था डेप्थ ऑफ कट और यही क्या था, अनकट चिप थिकनेस। सो गॉट द पॉइंट? इन केस ऑफ बट व्हाट, ऑर्थोगोनल कटिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज और कहना चाहूंगा, बट फॉर टर्निंग, अगर टर्निंग के केस में स्पेशली बोला जाए तो अनकट जो चिप थिकनेस होती ना, दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फीड, वो फीड के टर्म में डिफाइन किया जाता है, दैट इज गिवन एज एफ इंटू वॉट, साइन लेमडा। तो फिर ये टी इक्वल टू एफ साइन लेमडा से दिया जाता है, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, देखिए लैम्डा एक और एंगल होता है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। तो क्या ध्यान रखेंगे आप, देखिए फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग टी इक्वल टू डी ले लेंगे सिंपली, ठीक है, अगर नथिंग इज मेंशन्ड, राइट। इफ इट इज गोइंग फॉर टर्निंग ऑपरेशन तो उस केस में आप टी जो लेंगे अनकट चिप थिकनेस वो क्या हो जाती है, फीड टाइम्स व्हाट, साइन लैम्डा, दैट्स इट। और ये मैं आपको बताऊंगा ये प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल क्या होता है, राइट, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड लेट अस टेक जो बी है, बी क्या है, विड्थ ऑफ कट। जैसे डी था डेप्थ ऑफ कट, जैसे सिमिलरली बी क्या होता है, विड्थ ऑफ कट, समझ गए? बी क्या होता है, विड्थ ऑफ कट, ठीक है, गॉट द पॉइंट? सो बी इज व्हाट इज कॉल्ड एज द विड्थ ऑफ कट। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शियर प्लेन? देखिए शियर प्लेन क्या होता है, जिसके अलोंग शियर डिफॉर्मेशन होना था, राइट। और देखिए इस तरीके से हो रहा था ना, ये चिप बन रहा था, याद है? तो ये जो था ये तो मैंने बनाया था फ्रंट व्यू, राइट, बल्कि ये क्या है, एक प्लेन है, ये लाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि हम एक व्यू में देख रहे हैं, ठीक है, बट ये एक्चुअल में है एक प्लेन, ठीक है। तो प्लेन का एरिया क्या होगा, देखिए प्लेन कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके का प्लेन बनेगा, शियर प्लेन जो है, ठीक है, ये प्लेन इस तरीके का बनेगा, गॉट द पॉइंट, ठीक है, जिसमें ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी, एंड देन दिस विल बी व्हाट, बी, दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ कट। सो देयरफॉर यस, समझ में आई बात की नहीं? देखिए ये इसको आप वो मत समझ लेना, इसको आप डेप्थ ऑफ अनकट चिप थिकनेस या डेप्थ ऑफ कट मत समझ लेना, ठीक है। ये माय डियर वो शियर प्लेन है जो कि अंदर लाई कर रहा है, जो कि अंदर पेपर के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, और इसको आप वो मत समझ लीजिएगा, डेप्थ ऑफ कट नहीं है ये, ठीक है। ये विड्थ ऑफ द शियर प्लेन है, विड्थ ऑफ शियर प्लेन। सो नाउ विड्थ into this AB, that will be what, area of shear plane or not? So this will be B into what, AB. So this will be what, B, that is the width of cut into what, AB, ठीक है, got the point, ठीक है, समझ में आया, right? So that will be what, area of shear plane. This is the area of shear plane through which shear stresses are being acting upon, and जिसके थ्रू क्या हो रहा है, shear deformation, plastic shear deformation हो रहा है, ठीक है, बात समझ आई my dear friends, right? अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, टर्म्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू टूल, राइट। टूल के टर्म्स में हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, एंगल वगैरह जो मैंने आपको बताया, रेक वगैरह, तो उसको हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। तो रेक सरफेस क्या होती है, फिर से रेक सरफेस क्या होता है, द सरफेस अलोंग विच अ चिप मूव्स अपवर्ड,
द चिप मूव्स अपवर्ड ऑन विच रबिंग टेकिंग प्लेस बिटवीन द चिप एंड द फेस, एंड दैट फेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेक फेस। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन डेवलप होगा माय डियर, फ्रिक्शन डेवलप होगा ना जब भी रबिंग होता है, तो फ्रिक्शन किस फेस के ऊपर डेवलप होगा, इस फेस के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज द रेक फेस। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द फ्रिक्शन सरफेस, जिसके ऊपर फ्रिक्शन डेवलप होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट माय डियर फ्रेंड्स? देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो एरिया है ना, ये एरिया प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, पेपर के अंदर लाई कर रहा है, तो इसको आप ऐसे मत समझ लिया, ये जो बी है ना, दैट इज नॉट डेप्थ ऑफ कट, ये बी जो है ना विड्थ ऑफ द शेयर प्लेन है, और शेयर प्लेन पेपर के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तो ये जो है ना, ये प्लेन ऑफ शेयर प्लेन है, एंड दैट इज द ए बी विच इज द लेंथ ऑफ दिस शेयर प्लेन, एंड दिस द विड्थ ऑफ द शेयर प्लेन। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ कट, ये विड्थ ऑफ कट है माय डियर, नॉट द डेप्थ ऑफ कट, याद रहे। गॉट द पॉइंट? ओके, तो रेक सरफेस समझा दिया। अब नाउ एक होता है रिलीफ सरफेस, ठीक है, एक चीज होती है रिलीफ सरफेस या फ्लैंक, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, ये वो सरफेस होती है मैटर जो कि ना तो मशीनिंग में इन्वॉल्व होती है, ना उसके ऊपर चिप मूव कर रहा होता है। बेसिकली दिस सरफेस इज रिलीव्ड टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड रबिंग विद द मशीन्ड सरफेस, इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलीफ सरफेस या फ्लैंक सरफेस। बेसिकली इसके ऊपर ना तो चिप मूव करती है, ना ही जो है अपना जो है वर्कपीस मूव करता है। गॉट द पॉइंट? जिस पे चिप मूव करती है वो तो रेक फेस है। ठीक है, और मतलब क्या होता है, ये वो फेस होता है जैसे ये वाला टूल का, देखिए ये वाला एक फेस है ना, जो कि मशीन सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इट इज बेसिकली व्हाट, रिलीफ फेस। इसी फेस को हम लोग, टूल के फेस को रिलीफ फेस बोलते हैं। ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है क्या, क्लियरेंस। तो ये देना क्यों जरूरी होता है, जिससे कि हमारा जो मशीन्ड सरफेस है उस पर फर्क ना पड़े। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू नेक्स्ट, रेक एंगल। तो रेक एंगल मैंने क्या बोला था, रेक एंगल मैंने बोला इट इज बेसिकली द what, angle of inclination of the rake surface। again I am telling you, the rake angle होता है, what is rake angle? rake angle is the what, angle of inclination of the rake surface। rake surface आपको समझा दिया, from the reference plane। देखिए ये टूल है, राइट, ये है rake surface, so angle between the what, angle of inclination of the rake surface from the reference plane। अभी reference plane क्या होता है, that is the normal to the horizontal machine surface। in this case this is the what, horizontal machined surface, this is what, machined surface। got the point? और my dear students, हमारे केस में यही, इस केस में कटिंग जो वेलोसिटी ना उसके लाइन में आ रहा था हमारे केस में। ठीक है, बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ व्हाट, योर टर्निंग। ठीक है, तो अब क्या इस केस में, जैसे जो हमारा मशीन्ड सरफेस है, मशीन्ड सरफेस जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, हमारे देखिए रेक एंगल किसके, रेक जो हमारा एंगल कंसेप्ट है किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, मशीन्ड सरफेस। सो बेसिकली इट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेक सरफेस। ये है रेक सरफेस, समझ गए? दिस इज द वर्ड रेक सरफेस फ्रॉम द वर्ड रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन क्या है, दैट इज नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। दिस इज द वर्ड हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस, इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है। सो दिस एंगल इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेक एंगल। ठीक है बात की नहीं? गॉट द पॉइंट? नाउ माय स्टूडेंट्स, अब आप यहां से समझो, यहां पर मैंने अब ये क्यों कहा था टर्निंग के केस में ये रेक एंगल है। देखो व्हाट इज द रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस सरफेस क्या अपना मशीन्ड सरफेस। तो देखिए जब टर्निंग हो रहा है तो मशीन्ड सरफेस क्या होता है हमारा, अलोंग द पेरिफेरी हो रहा है। ठीक है, और जब पेरिफेरी, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो पेरिफेरी का नॉर्मल क्या होता है, रेडियस। गॉट द पॉइंट? जो पेरिफेरी होता है, जो हमारा सर्कमफेरेंस है होता है, विच इज द पेरिफेरी, पेरिफेरी का नॉर्मल क्या होता है, रेडियस। इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप रेडियल लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज व्हाट, नॉर्मल टू द रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस व्हाट, मशीन्ड सरफेस। इसीलिए ये एंगल क्या होता है, रेक एंगल। अब समझ आए रेक एंगल क्यों है, अल्फा। ठीक है, इन द केस ऑफ टर्निंग। और इस केस में क्या था, इस केस में हॉरिजॉन्टल हम मशीनिंग कर रहे थे, तो ये मशीन्ड सरफेस था, सो मशीन्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में नॉर्मल ड्रॉ किया, उससे रेक फेस के बीच में जो एंगल हो दैट इज द रेक एंगल। ठीक है, देखिए रेक एंगल का फंक्शन क्या होता है, रेक एंगल का फंक्शन क्या होता है माय डियर, इट अलाउज बेसिकली चिप फ्लो। इट अलाउज बेसिकली व्हाट, चिप फ्लो। देखिए इसी के ऊपर तो चिप फ्लो कर रहा है ना, इसके ऊपर रब हो के, तो इट अलाउज व्हाट, चिप फ्लो। सेकंड क्या होता है, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम रेक एंगल लें, अगर हम रेक एंगल पिक्चर में लाएंगे तो उससे क्या होगा, देखिए दो तरीके के टूल लेता हूं मैं, एक तो ये वाला टूल लेता हूं, दूसरा टूल मैं ये लेता हूं। ठीक है, मैं देखो दो तरीके का टूल ले रहा हूं, तो ये वाला टूल, एक ये छोटा वाला टूल जिसका नोस रेडियस कम है।
पर आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं नोज रेडियस को घटाता जा रहा हूं, पहले नोज रेडियस था इतना, अब जो दूसरा टूल लिया उसका नोज रेडियस है सिर्फ इतना, लेकिन इसका रेक एंगल बड़ा है ना, देखो बढ़ गया ना रेक एंगल, अल्फा डैश कह रहा हूं उसको। तो ये वाला जो टूल है जिसको मैंने हैच किया हुआ, इसका रेक एंगल क्या अल्फा डैश, इसका नोज रेडियस है कम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप ढंग से समझ लीजिए, जितना कम नोज रेडियस होगा, जितना कम नोज रेडियस उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा शार्पनेस। मतलब ये टूल ज्यादा शार्प है ना इसके मुकाबले। तो टूल माय डियर स्टूडेंट जितना ज्यादा शार्प है, जितना ज्यादा शार्प है मतलब उतना ही कम उसका नोज एंगल है और उतना ही ज्यादा उसका रेक एंगल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर मैंने रेक एंगल को बढ़ा दिया तो रेक एंगल बढ़ा देने से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे कटिंग फोर्सेज है ना वो कम हो जाते हैं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आप एक टूल लीजिए जो शार्प है, बहुत शार्प है, एक टूल लीजिए जो बिल्कुल ब्लंट है, तो किसमें आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, शार्प वाले में थोड़ा ना जोर लगाना पड़ेगा, ब्लंट वाले में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर the tool having more sharpness will be what, having what, high rake angle. So therefore high rake angle will ensure what, lower cutting forces, and therefore is the lower cutting forces, तो cutting forces into what, velocity क्या होता है, पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा कि नहीं। सो देयरफॉर अल्टीमेटली इट विल बी लीडिंग टू लेसर पावर कंजम्पशन। तो बेसिकली रेक एंगल का एक और ये फंक्शन हो गया, समझ में आया। सो इट प्रोवाइड्स बेसिकली कीननेस, शार्पनेस टू द कटिंग एज, एंड देयरफॉर द शार्पनेस, more the sharpness therefore lesser will be the power reduction because lesser will be the cutting force, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज और है, रेक एंगल का एक भी ये भी काम है कि रेक एंगल बढ़ा देने से क्या हो रहा है, ये जो अपना एंगल है कम हो रहा है, किसका, नोज एंगल, तो शार्पनेस बढ़ रही है। इस वजह से क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सरफेस फिनिश कहीं ना कहीं एनहांस हो रहा है, सरफेस फिनिश मेरा कहीं ना कहीं हो रहा है एनहांस, सरफेस फिनिश भी बढ़ रहा है। सो इट ऑल्सो गिव्स व्हाट, सरफेस फिनिश। गॉट दी पॉइंट। तो आपको समझ आया एक करके, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाय पॉजिंग द वीडियो। समझ में आपको एक एक फंक्शन क्या है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स एक एंगल और था, मैंने डिस्कस बोला था क्लियरेंस एंगल, राइट, क्लियरेंस एंगल या फिर रिलीफ एंगल, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे थे। क्या था ये, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। नाउ ये क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इट इज बेसिकली द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्लियरेंस और फ्लैंक सरफेस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द रिलीफ सरफेस और फ्लैंक सरफेस, राइट। ये वो सरफेस है जो कि फ्री है फ्रॉम द मशीन सरफेस, जो कांटेक्ट में नहीं आ रही। इट इज एनी हाउ नॉट कमिंग इन एनी बडी ऑफ द कॉन्टेक्ट, किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं, ना चिप के ना किसी वर्क पीस के, राइट। तो वो होती है क्या, रिलीफ सरफेस। तो ये अब कौन सा एंगल होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द क्लियरेंस और द रिलीफ सरफेस फ्रॉम द फिनिश्ड सरफेस। ये देखो, दिस इज द व्हाट, फ्लैंक सरफेस और रिलीफ सरफेस, एंड दिस इज द व्हाट, फिनिश्ड सरफेस या मशीन्ड सरफेस। तो ये जो एंगल था इसी को तो हम बोल रहे थे डेल्टा, क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अब आपको क्या लगता है माय डियर, ये क्लियरेंस क्यों दिया होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्लियरेंस इसलिए दिया होगा जिससे आई हैव टू रिड्यूस व्हाट, फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। तो बेसिकली आई हैव टू रिड्यूस व्हाट, फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, एंड हेंस बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन आई हैव बेसिकली रिड्यूस द टूल वियर। क्योंकि जितना ज्यादा टूल रगड़ खाएगा वर्क पीस से उतना ही क्या होगा उसमें वियरिंग एंड टीयरिंग। सो बेसिकली मैंने वो भी कर दिया क्या, अवॉइड, मैंने कम कर दिया। अगर अगर ये टूल वियर कम हो गया, अगर फ्रिक्शन कम हो गया, तो अल्टीमेटली मैंने क्या बढ़ा दी इससे, टूल लाइफ को मैंने बढ़ा दिया। क्योंकि अगर देखिए टूल अगर कंटिन्यूसली रब हो रहा है, टूल का वो सरफेस अगर कंटिन्यूसली इससे रब हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, टूल का डायमेंशनल खुद का भी चेंज हो रहा है ना। तो इस बहाने मैंने क्या किया, क्लियरेंस देने से मैंने टूल लाइफ को भी इंक्रीज कर दिया बाय रिड्यूसिंग द रबिंगनेस। और मैंने क्या किया, बेसिकली ये तो हो गया फायदा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज बताओ, अगेन चलो ये मशीन सरफेस है, राइट। अगेन मैं दो तरीके का टूल लेता हूं, एक तो ये वाला लेता हूं, राइट, और एक मैं सपोज ये वाला टूल लेता हूं, ठीक है। ये है देखो मशीन सरफेस, याद रखना मशीन सरफेस है, मशीनिंग हो चुकी है। अब यहां पर मैंने दो केस लिए, दो टूल लिए इनफैक्ट, एक तो ये वाला टूल, ठीक है, जिसका क्लियरेंस एंगल है डेल्टा 1, एंड दिस टूल जो मैंने शेड से कर रखा है, जो मैंने शेड कर रखा है, गौर तो पॉइंट, जिसका क्लियरेंस एंगल है डेल्टा 2, ठीक है। तो किसका नोज एंगल कम है, डेल्टा 2 वाले का, जिसमें मतलब कहने का मतलब वो टूल जो कि जिसका क्लियरेंस ज्यादा है, जिसका क्लियरेंस ज्यादा है उसका नोज एंगल कम है कि नहीं है,
जिसका नोज एंगल मतलब जिसका जो क्लियरेंस ज्यादा है उसका नोज एंगल कम है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि रिलीफ एंगल का जो है फ़ायदा क्या है रिलीफ एंगल देने का। बट हाँ, मैं ये बता रहा था कि जैसे अब मैं दो तरीके का टूल ले लेता हूँ। एक तो ये वाला लिया मैंने, देखो ये वाला टूल, राइट, एंड मैंने दूसरा लिया ये वाला टूल। गॉट इट? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, टूल का मैंने क्या किया, शार्पनेस बढ़ा दिया कि नहीं? पहले ये टूल लिया था, अभी मैंने कम नोज रेडियस वाला टूल शार्पनेस मतलब वो लिया, टूल लिया, तो उस केस में शार्पनेस बढ़ रही है, राइट, बिल्कुल शार्पनेस बढ़ रही है, शार्पनेस बढ़ रही है। और क्या बढ़ रहा है? यस, क्लियरेंस एंगल भी तो बढ़ रहा है। तो क्लियरेंस एंगल बढ़ा देने से आपका टूल शार्प हो रहा है, राइट। तो अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब क्लियरेंस देने से दो फायदे हो रहे हैं, एक तो मेरा फ्रिक्शन अवॉइड हो रहा है, दूसरा शार्पनेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इट बेसिकली रिड्यूसेस द लिप एंगल, तो इससे बढ़ रहा है शार्पनेस। तो कहीं ना कहीं कटिंग फोर्सेस कम हो रहे हैं, कटिंग फोर्सेस कम हो रहे हैं, वापस से क्या पावर भी रिक्वायरमेंट कम हो रहे हैं, पावर की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने फायदे देख लिए अपन ने। ठीक है, गॉट द पॉइंट? नाउ माय स्टूडेंट्स, एक काम करते, अब ये देखते हैं कि क्या हर वक्त जैसे अपन ने देखा रेक एंगल, तो रेक एंगल अपन बढ़ाते रहे, अच्छी बात है, क्योंकि टूल का शार्पनेस बढ़ रहा है और जो है मतलब पावर रिक्वायरमेंट भी कम हो रहा है, तो फायदा है। ऐसे ही अगर हम क्लियरेंस एंगल को भी बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, टूल का शार्पनेस बढ़ रहा है और अपना पावर रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो दोनों में फायदा है, करो, क्योंकि वैसे भी इसमें तो फ्रिक्शन भी कम हो रहा है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, दोनों ही केस में रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल दोनों ही केस में एक लिमिट होती है बढ़ाने की। ठीक है, अगर देखो खुद सोचो, अगर आप एक हद से ज्यादा रेक एंगल कर देंगे तो टूल बिल्कुल ही मतलब एकदम पॉइंट बन जाएगा, एकदम ज्यादा शार्प। और मैंने आपको बताया ओवर शार्प होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ता है और फिर वो अल्टीमेटली टूट जाता है टूल। ठीक है, तो टूल हो जाता है वीक, राइट। तो देयरफॉर क्या है उससे कि हम एक लिमिट तक ही उस रेक एंगल तक रख सकते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो वो जो रेक एंगल है ना 15 से 30 डिग्री के बीच तक ठीक है। रेक एंगल का जो लिमिट है दैट इज बिटवीन 15 टू 30 डिग्रीज, इट्स ओके, बट इससे ज्यादा नहीं रखना चाहेंगे। ऐसे ही अब अगर आपको सेम अगर मैं लॉजिक दूं इसमें भी, तो इसमें भी आप क्लियरेंस एंगल एक लिमिट तक नहीं बढ़ा सकते फॉर द सेम रीजन। तो इसलिए क्लियरेंस एंगल की जो रेंज होती है ना, जैसे रेक एंगल का मैंने बताया 15 से 30 के आसपास, रेक एंगल की भी जो लिमिट हो, सॉरी क्लियरेंस एंगल की लिमिट होती है अराउंड 3 डिग्रीज टू बिटवीन 15 डिग्रीज, नॉट मोर देन दैट, राइट। तो क्लियरेंस एंगल जो है हमें सिर्फ देखिए फ्रिक्शन को अवॉइड करना है बेसिकली, तो हमें क्या करना है 3 डिग्री से 15 डिग्रीज के बीच में रख ले तो भी काम चल जाएगा। गॉट इट? तो ये है हमारा रिक्वायर्ड रेंज फॉर व्हाट, रेक एंगल एंड द क्लियरेंस एंगल। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई माय डियर फ्रेंड्स? ओके, गॉट द पॉइंट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। ओके, ठीक है, यहां से हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।